विकास CDPB PYQ टेस्ट सीरीज चल रही है। PYQ टेस्ट सीरीज में हम आपके क्वेश्चंस करेंगे। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन महत्वपूर्ण PYQ टेस्ट सीरीज अटेंड करने के लिए? ये PYQ प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, समझ सिलेबस का निचोड़ रहेगा और 30 में से आप लोगों को क्या स्कोर होने वाला, आइए जाँचते हैं, परखते हैं और आपका स्कोर जानते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, सभी को कमेंट करना और फीडबैक करना है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर फीडबैक इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। पहला प्रश्न पूछा गया कि मानव विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किस अवधि तक माना जाता है? जन्म से मृत्यु तक, जन्म से किशोरावस्था तक, गर्भाधान से मृत्यु तक या गर्भाधान से वृद्धावस्था तक माना जाता है। सभी को कमेंट करना है जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। तो मानव विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किस अवधि तक माना जाता है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाधान से मृत्यु तक, अर्थात सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिन्होंने सी ऑप्शन सही किया उनका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को भी जांचना परखना है कि इस प्रैक्टिस जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है इसमें आप लोगों का स्कोर कितना आ रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गर्भावस्था की प्रथम अवस्था कौन सी है? अंडाणु अवस्था, भ्रूण अवस्था, गर्भस्थ शिशु अवस्था, शैशवावस्था। ये आपके टेट एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न है कि गर्भावस्था की प्रथम अवस्था कौन सी कहलाती है? तो वह कहलाती पहली जो तिमाही अवस्था कहलाती है, अर्थात वह अंडाणु अवस्था जो कहलाती है वो क्या होगा? गर्भावस्था की प्रथम अवस्था कहला जाती है, अंडाणु की अवस्था। देखिए 3 चरणों में बांटते हैं। पहला होता है जनन अवस्था, पहले 2 सप्ताह के, अगर 2 वीक की बात करें, पहले 2 सप्ताह जो रहता है वह कौन सा होता है? पहला 2 सप्ताह जनन अवस्था होता है। जो भ्रूण की अवस्था होती है, भ्रूण की अवस्था तीसरे महीने होती है और गर्भस्थ शिशु 9वें सप्ताह से लेकर 12वें सप्ताह के अंत तक होता है। ये प्रोसेस होती 3 प्रोसेसों पे होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर सभी को कमेंट करना जिनका सपना है टीचर बनना, टीटी एग्जाम को फतेह करना। अगला प्रश्न है शैशवावस्था में कौन सी मूल संवेग विकसित होते हैं? भय, प्रसन्नता, प्रतिस्पर्धा, भय, क्रोध, ईर्ष्या, भय, क्रोध, अपराध बोध, भय, क्रोध, प्रसन्नता। तो शैशवावस्था में मुख्य रूप से जो मूल संवेग होते हैं कहीं ना कहीं भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा होता है, अर्थात यहाँ पे भय, क्रोध, प्रसन्नता जो डी ऑप्शन दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, आपके टेट एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि जीन पियाजे जी ने बाल विकास के अध्ययन हेतु प्रयोगशाला विद्यालय कहाँ स्थापित किया? भारत, जिनेवा, अमेरिका, मलेशिया। सभी लोग बताइएगा। पियाजे जी ने बालक के विकास के अध्ययन हेतु प्रयोगशाला विद्यालय कहाँ स्थापित किया? अक्सर टेट एग्जाम में पूछे जाने वाला, ये भी 2024 के प्रीवियस पेपर में आपका पैटर्न पर आया हुआ, परीक्षा पैटर्न पर प्रश्न पूछा गया है। तो इतना तो सभी लोग जानते होंगे कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड कहाँ है? जिनेवा, अर्थात जो बी ऑप्शन दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। हर प्रश्न यहाँ पे सिलेक्शन वाला प्रश्न है, हर प्रश्न को समझना है, सभी को फीडबैक करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, नमन और नमस्कार करते हैं। साथियों पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी होगी? संवेदी गामक अवस्था, औपचारिक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। 4 अवस्थाएं जीन पियाजे जी की होती हैं। इसमें से प्रथम अवस्था संवेदी गामक अवस्था कहलाती जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। इसके बाद कहलाती पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से लेकर 7 वर्ष द्वितीय अवस्था होती। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक, 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती। और चौथी होती है अमूर्त या औपचारिक, 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था। और इन चारों अवस्थाओं से एक प्रश्न अवश्य पूछा ही जाता है। और जीन पियाजे जी से पूरे में देखा जाए 3-4 प्रश्न आपके 100 पूरे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर प्रश्न अव्वल है, हर टॉपिक अव्वल है सिलेक्शन पाने की दृष्टि से, टीटी एग्जाम को फतेह करने की दृष्टि से। अगला, स्त्री एवं पुरुष के साथ निष्पक्ष व्यवहार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैंगिक समता, लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक जागरूकता या लैंगिक समानता। सभी लोग बताइए। स्त्री और पुरुष के साथ निष्पक्ष व्यवहार करने की प्रक्रिया कौन सी कहला जाती है? जहाँ पर स्त्री पुरुष 2 लिंगों की बात की जाए तो वहाँ लैंगिक समता, जेंडर
इक्विटी की बात होती है, फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्यक्तित्व के संदर्भ में परोसना का अर्थ क्या होता है। ये PYQ टेस्ट सीरीज चल रही है। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड। ये आपके टेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है प्रीवियस ईयर में। तो ये टेस्ट सीरीज चल रही है, सभी को ज्वाइन करना, मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। तो व्यक्तित्व के संदर्भ में पर्सोना का अर्थ क्या होता है। प्रभावशीलता, सौंदर्य, मुखौटा या शारीरिक बनावट। अगर आपको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग भी आंसर बता सकते हैं। तो वह होता है दोस्तों मुखौटा। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा, मास्क। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और हमारी संस्था की टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598 9630689598। इस संस्था का व्हाट्सएप नंबर है, इसके आपको व्हाट्सएप करना है और आंसर जो भी आपकी हमारी टीम है टर्म एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए। टीम आप तक सारे मैसेज को आपका रिसीव करेगी और आपको रिप्लाई मिलेगा। तो प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न अच्छा क्या पूछा गया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। और आपको पता है CCE अर्थात सतत और व्यापक मूल्यांकन से एक प्रश्न रखा हुआ है, हर टेट एग्जाम में पूछा गया है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि परीक्षण को शिक्षण से जोड़ना, उत्तरदायित्व कम करना, कम होने वाली त्रुटियों को सुधार करना, या सीखने को निरंतर समझना, अभिलेखित करना, सुधारना। देखिए परीक्षण को शिक्षण से जोड़ना ये पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन उत्तरदायित्व कम करना निगेटिव हो गया, कम होना निगेटिव हो गया। तो कहीं ना कहीं जो डी ऑप्शन है बेहतर हमें बता रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सीखने को निरंतर समझना, अभिलेखित करना एवं सुधारना। फोर्थ ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा प्रेरित शिक्षण का प्रमुख संकेत क्या होता है, जो प्रेरित करे। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में पूर्ण शांति। तो प्रेरित, जी हाँ दोस्तों, प्रेरित शिक्षण का प्रमुख संकेत क्या हो सकता है, सभी लोग बताइए। प्रेरित, तो आप सभी लोग जानते हैं प्रेरित शिक्षण का मतलब होता है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। कहीं ना कहीं विद्यार्थी प्रेरित तभी होते हैं जब विद्यार्थी स्वयं प्रश्न पूछते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है। परिश्रम, आज्ञाकारिता, विनम्रता या स्वतंत्र चिंतन। सभी लोग जानते हैं, आप लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि विद्यार्थी बालक बालिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण, जी हाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण होता है वह कौन सा होता है। और सबसे गुण होता है स्वतंत्र चिंतन लेना। बच्चा जब स्वतंत्र रूप से सोचेगा तो बेहतर सोच पाएगा, बिना बॉन्डिंग के, बिना बंधन के सोचे। स्वतंत्र रूप से बच्चा सीखेगा, सोचेगा, समझेगा तो बेहतर सीखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि भय सीखने से विकसित होता है। छोटे बच्चों को बड़े बच्चों की अपेक्षा कम भय आना ये गलत है। भय विकास एवं सफलता से बाधक है, बिल्कुल सही बात है। भय छोटे बच्चों के लिए अधिक प्रभावी करता है, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा गलत दिया गया है, सेकंड ऑप्शन गलत दिया गया, छोटे बच्चों को बड़े की अपेक्षा कम भय होता है, जबकि छोटों को ज़्यादा भय होना चाहिए, उल्टा कह रहा है, इसलिए यह कथन गलत दिया गया है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है। सभी आप लोग प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारे प्यारे बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि पियाजे के अनुसार भाषा का विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है। जीन पियाजे जी के सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा था कि बच्चे का सर्वप्रथम भाषा का विकास किस अवस्था में होता है। तो सर्वप्रथम जो बच्चे का भाषा विकास है किस अवस्था में होता है, द्वितीय अवस्था में होता है। द्वितीय अवस्था होती 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगी। सर्वप्रथम भाषा का विकास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था में होता है, जीन पियाजे जी ने कहा। जॉन वाटसन के अनुसार अंतर्दर्शन क्या था। शोध की वैध विधि, अवैज्ञानिक, व्यवहारवाद का आधार या मन का अध्ययन। तो जॉन वाटसन के अनुसार अंतर्दर्शन क्या था। अंतर्दर्शन आपने पढ़ा होगा, और अंतर्दर्शन होता है कौन सा कहलाएगा, सभी लोग बताइए। कई बार पूछा गया कि जॉन वाटसन के अनुसार अंतर्दर्शन था। जॉन वाटसन के अनुसार अंतर्दर्शन था। शोध की विधि, वैज्ञानिक, व्यवहारवाद का आधार या मन का विज्ञान। तो ये अवैज्ञानिक कहला जाएगा। क्या कहलाएगा, अवैज्ञानिक कहलाएगा। और ये वो प्रश्न है दोस्तों जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन्हीं प्रश्नों को हमें प्रिपेयर करके रहना है। और जितना ज़्यादा प्रिपेयर करके रहेंगे एग्ज़ाम में उतना ही हमें हेल्पफुल मिलेगा। और एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा तो समझ जाइए कि सिलेक्शन का रास्ता और भी फिर आसान हो जाता है।
और आसान तभी होगा जब जितना ज़्यादा हम तैयारी करेंगे बेहतर तैयारी कर पाएंगे। अब तैयारी कैसे करेंगे? अभ्यास करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डेली क्वेश्चन अटेंड करना है, सारा कुछ करना है, तब जाके कहीं सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो दोस्तों मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें क्लियर होती। ठीक है, तो यहाँ पे हम अवैज्ञानिक जो हमने बताया राइट हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी प्यारा सा प्रश्न है, प्यारा सा फीडबैक कीजिएगा। यदि समस्या समाधान पाठ में प्रेरणा देने के बाद भी छात्र उत्तर ना दे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सोचिए, यदि कोई समस्या समाधान का पाठ है, उसमें प्रेरणा देने के बाद भी छात्र बालक बालिका उत्तर नहीं दे रहा, मोटिवेशन देने के बाद भी, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में पूछा गया है, 2024 के एग्जाम में आया हुआ टीटी एग्जाम में। तो आप बताइए, अगर आपने पेपर दिया होगा तो याद होगा, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ व्यक्तिगत सुझाव देकर विद्यार्थियों के चिंतन को प्रेरित करना चाहिए। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर। अगला कि आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में अंकगणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो आधुनिक हमारी प्राथमिक कक्षा होती है, उसमें अंकगणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? कि विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्याएं हल करने में सक्षम बनाना, सूत्र एवं सिद्धांत याद कराना, वर्गमूल अर्थात लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक सिखाना या पहाड़े याद कराना। आप खुद सोचिए क्या हो सकता है यहाँ पे। तो आधुनिक प्राथमिक कक्षा में अंकगणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्याएं हल करने में सक्षम बनाना। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है कि सतत पुनर्बलन का अर्थ क्या होता है? तो कई बार बता चुके हैं, आपको समझा चुके हैं क्लास में भी कि सतत पुनर्बलन का जब भी जिक्र होता है, एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेना कि प्रत्येक सही प्रतिक्रिया पर पुनर्बलन देना। कैसे प्रतिक्रिया पर? सही प्रतिक्रिया पर पुनर्बलन देना ही सतत पुनर्बलन कहलाता है। पर सततता तभी होगी ना जब सही सारी चीज़ें क्लियर हों। दूसरों पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से बोलना या लिखना भाषा का कौन सा पक्ष कहलाता है? अगर हमें दूसरे पर प्रभाव डालना हो, प्रभाव डालने के उद्देश्य हम कुछ चीज़ें बोलें, वह जो भाषा का प्रयोग करेंगे वह कौन सा पक्ष कहलाता है? और वह कहलाता है प्रयोगिकी। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर कहला जाए। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर प्रश्न अपने आप में अव्वल है, सिलेक्शन की वजह से इंपॉर्टेंट है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है? कई बार पूछा गया, रिपीट हुआ। ऐसा कौन सा सिद्धांत बताता है? और वह सिद्धांत है विकास के क्रम का सिद्धांत। निश्चित एक क्रम होगा अर्थात क्रम वाला सिद्धांत होगा। तो कुछ प्रश्न पर ही उत्तर दिया गया था, केवल हमें समझना है और समझकर सही आंसर को क्लिक करना है। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी होती है? तो ये हो गया हमारा संवेदी प्रथम, दूसरी होती है पूर्व हो गया, तीसरी हो गई मूर्त संक्रियात्मक और चौथी होगी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक। पता है ना, जीन पियाजे से देखिए अभी तक 3 प्रश्न आ गए हैं और एक ही पेपर का यह बता रहा हूँ, एक ही पेपर का हमने सेट पूरा उठाया है। तो एक ही पेपर में 3 जीन पियाजे से प्रश्न आए हैं, तो आपको पढ़ना है। अगला है वाइगोस्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? केवल वंशानुक्रम, केवल परिपक्वता, सामाजिक अंतःक्रिया। तो केवल 3 में दिया गया, एक नहीं, मतलब यही सही होगा। तो वाइगोस्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सामाजिक अंतःक्रिया की होती है, अर्थात थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझ पा रहे हैं? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। निकष्ट विकास का क्षेत्र जिसे हम ZPD बोलते हैं और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है, इसकी अवधारणा किसने दी है? निकष्ट विकास का क्षेत्र या ZPD की अवधारणा किसने दी? तब आपका जवाब होना चाहिए लेव वाइगोस्की। जब भी निकष्ट विकास क्षेत्र की बात होती है, ZPD की बात होती है, लेव वाइगोस्की का नाम अक्सर सर्वोपरि आता है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा साथियों। बुद्धि के द्विकारक 2 फैक्टर सिद्धांत किसने दिया? अक्सर बुद्धि से तो बिल्कुल रखा हुआ है, बुद्धि का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 प्रश्न बिल्कुल हर पेपर में रखा हुआ है। तो बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया? तो आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, स्पीयरमैन ने दिया। और आप ये भी जानते हैं सीखने में प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया? ये भी आप पढ़ चुके हैं कि थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम 3 दिए हैं, अभ्यास का, तत्परता का, प्रभाव का नियम, गौड़ नियम 5 दिए हैं। ये किसने दिए? थॉर्नडाइक ने ही दिए।
अगला प्रश्न है शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अक्सर पूछा, जब भी शास्त्रीय अनुबंधन बात की जाए, क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की जाए, एक याद बैठा लीजिएगा, ईपी पॉलाव। पॉलाव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। घंटी बजी, लार निकली, भोजन आया। घंटी बजते कुत्ते को लार निकलने लगती भोजन के लिए। क्रियात्मक अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रतिपादक कौन है? जब भी क्रियात्मक अनुबंधन पूछा जाए, दिमाग में भी आना चाहिए बीएफ स्किनर। ठीक है ना, ये वो सिद्धांत है जो पूछे ही जाना है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कंपलसरी इतना। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? ये भी आपको पढ़ा चुके हैं, कई बार हम बता चुके हैं। अल्बर्ट बंडूरा की जब भी सामाजिक अनुबंधन अधिगम सिद्धांत की बात की जाएगी, अल्बर्ट बंडूरा का नाम आएगा और हमें पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है, राइट आंसर यही होता है, 1 नंबर पक्का कर देता है। तो पक्का करना है तो पढ़ना पड़ेगा, रिप्लाई करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा साथियों। इनमें से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, 2 अभिप्रेरणाएं होती हैं। एक आंतरिक होता है बाह्य, पुरस्कृत कर देना, शाबाशी देना, वाहवाही कर देना, या बाह्य होते हैं। लेकिन आंतरिक अभिप्रेरणा कौन होता है? आंतरिक क्या हो सकता है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आनंद के लिए पढ़ना, क्या यह हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंतरिक हो जाएगा, नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाल। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणवादी शिक्षण का लक्षण? रटकर याद करना, शिक्षक केंद्रित शिक्षण, विद्यार्थी द्वारा स्वयं ज्ञान का निर्माण करना, या केवल व्याख्यान करना। तो केवल तो निगेटिव हो गया, रटकर ये भी निगेटिव हो गया, शिक्षक केंद्रित तो हो नहीं सकता, तो होगा क्या? विद्यार्थी द्वारा स्वयं ज्ञान का निर्माण करना। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन को देखकर भी हम सही आंसर लगा सकते हैं। प्रश्न ना समझ में आए तो ज़्यादा समय नहीं देना है, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, नहीं आ रहा ऑप्शन को देखिए, कौन सा आपको डिफरेंट ऑप्शन दिख रहा है उसको सही करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ये होती सही सटीकता से पेपर को सॉल्व करना, तभी आप बेहतर अंक करेंगे और समय रहते सारे प्रश्नों को अचीव कर पाएंगे, क्लिक कर पाएंगे। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? समावेशी शिक्षा मतलब समान अधिकार समान शिक्षा, मतलब सभी बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने को हम समावेशी शिक्षा बोलेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन बोलेंगे। थर्ड ऑप्शन सही होएगा। और अगला प्रश्न देखिए, अगला कह रहा है सीसी का पूरा नाम क्या है? ये 2024 के पेपर सीरीज में आपके प्रश्न आया हुआ है। तो सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन, सतत विकास। अक्सर पूछा जाता है सीसीई के बारे में फुल फॉर्म बताइए। सीसी के एक प्रश्न तो रखा हुआ है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंडीशनिंग एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन। एक मूल्यांकन करने की एक प्रणाली होती है जो केवल अकादमिक तक सीमित नहीं है, बल्कि समग्र विकास जैसे खेल कूद, व्यवहार, कला, सब पर ध्यान केंद्रित करती है। सतत मतलब ही होता है इसके तहत पूरे शैक्षणिक वर्ष के दौरान नियमित अंतराल पर परीक्षण मूल्यांकन किया जाता है। और व्यापक मतलब होता है इसमें छात्र के शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों पहलुओं का आकलन शामिल होता है, जिससे क्या होता है? बच्चे के बौद्धिक और व्यक्तिगत गुणों का पूरा विवरण मिलता है। तो ये रहा, ये आपका टेस्ट रहा, आपका PYQ टेस्ट सीरीज चल रही है, ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, तैयारी बेहतर कीजिए और मिलते हैं आपके अगले टेस्ट सीरीज पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।